बिन माँ के दो भाई दो बहन। ए माँ, उठ ना माँ, उठ ना माँ। विनोद भैया, माँ को उठने को बोलो ना। देखो, इंदर भैया कितना रो रहे हैं। बड़ा ही बुरा हुआ इन चारों भाई बहनों के साथ। एक इनकी माँ सीता ही तो थी, जो आज वो भी चली गई। इस दुनिया से अब बेचारे इन बिन माँ के बच्चों को कौन देखेगा। वही तो मोहन, अरे एक माँ बिना बाप के भी बच्चे पाल लेती है, मगर एक बाप नहीं। यूं तो ये दोनों भाई हैं, मगर हैं तो ये भी बच्चे। अब 10-12 बरस कोई उम्र थोड़ी है इनकी कमाने की। वहां खड़ा हर कोई उन बिन माँ के बच्चों को देखकर दुख जता रहा है। विनोद, इंदर, सुमन और राधा अपनी माँ की बेसुध पड़ी लाश को देखे जा रहे थे। सीता के पिता ने उसका हाथ रमेश जैसे गलत इंसान के हाथ में दे दिया। सीता को शादी के बाद पता चला कि रमेश पियक्कड़ है, मगर हर औरत की तरह सीता ने भी इस उम्मीद से कि एक न एक दिन रमेश सुधर जाएगा, उसने इस रिश्ते को निभाया और 2 बेटी और 2 बेटों को जन्म दिया। सारा जीवन दुख उठाकर उसने भरसक उन्हें पालने की जिम्मेदारी उठाई, मगर उसका कमजोर शरीर जरूरत से ज्यादा मेहनत करने की वजह से कई बीमारी में घिर गया और आज सीता इस दुनिया में नहीं रही। विनोद ने डबडबाई आंखों से अपनी माँ के शव को देखकर कहा, इंदर भाई, माँ का अंतिम संस्कार करना है। दोनों भाई अर्थी उठाए शमशान घाट लाकर अंतिम संस्कार करते हैं। ठंड इतनी भयंकर थी कि बेचारे उन बिन माँ के भाई बहनों का रोम रोम कांप उठा था। दुधमुही राधा चिता को जलता देख बस रोए जा रही थी। खुद जलते जलते भी वो माँ अपने औलाद के उघार शरीर को गर्माहट से भर जाती है। बेचारे उन चारों भाई बहनों को भूखे प्यासे 2 दिन हो जाते हैं। अले ले ले, चुप हो जा राधा, तू तो भैया की प्यारी बहना है ना। भैया, राधा को दूध पीना है, वो भूख से रो रही है। बस अब मैं मेरी दोनों बहनों को ऐसे भूखा नहीं देख सकता। इंदर, तू इनका ख्याल रखना, मैं खाना लेके आऊंगा। मैं भी आपके साथ चलूंगा भैया, हमारी दोनों बहनें हम दोनों भाइयों की जिम्मेदारी है। ये ले सुमन, राधा का ख्याल रखना। 2 साल की राधा को सुमन की गोद में देकर दोनों भाई उस ठंड के कहर में काम ढूंढने निकल जाते हैं। ओह भैया, यहाँ तो कितनी ठंड है और कोहरा भी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हमें आगे चलना होगा। कुछ दूर आगे आकर वो कुछ लोगों को अनाज की बोरियां उतारते देखते हैं। चल भाई, वहाँ चलकर काम मांगते हैं। हाँ भैया। जरा जल्दी जल्दी बोरी उतारो। दोनों भाई रामनाथ के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। सेठ जी हमें भी काम दे दीजिए। मगर बच्चों, तुम तो अभी बहुत छोटे हो और ये बोरियां उतनी ही भारी हैं, उठा पाओगे तुम? तभी दोनों की आंखों के सामने अपनी बहनों का भूखा चेहरा आ जाता है। हाँ सेठ जी, हम उठा लेंगे, क्योंकि इस वक्त हमें अपनी दोनों बहनों के लिए खाना लेकर जाना है। रामनाथ दोनों को काम दे देता है। ठंड में बोझा ढोके खाना लिए वो घर जाते हैं और अपनी बहनों को पेट भर कर खिलाकर खुद भूखे सो जाते हैं। ऐसे ही 15 साल बीत जाते हैं। विनोद, इंदर, ये लो तुम्हारी आज की दिहाड़ी। कितने हैं सेठ जी? दोनों के मिलाकर पूरे 2000 हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। विनोद, कितनी बार कहा है मुझे सेठ जी मत कहा कर, काका कहा कर। कितने छोटे से आए थे तुम यहाँ, 15 साल बीत गए। तुम दोनों भाइयों की वजह से मेरा कल का छोटा सा गोदाम राशन मिल बन गया है। खैर, पिछले 2 दिन से तुम घर नहीं गए। जाओ, तुम्हारी दोनों बहनें चिंता कर रही होंगी। चलो भैया, घर चलते हैं। तभी उन्हें जाता देखकर रामनाथ ने कहा, इन दोनों भाइयों को देखकर लगता ही नहीं है कि ये बिन माँ के बच्चे हैं। खुद पर दुख उठाकर अपनी दोनों बहनों को पढ़ाया लिखाया। ईश्वर ऐसा भाई और ऐसी औलाद हर माँ को दे। राधा, सुमन, कहाँ हो हमारी प्यारी बहनों? विनोद भैया, इंदर भैया, कहाँ थे आप? आप दोनों को देखो तो, मुंह कैसे मुरझाया हुआ सा है। अरे वो सब छोड़ो और ये देखो, हम तुम दोनों के लिए क्या लाए हैं। क्या लाए हैं भैया?
अरे ये तुम दोनों के लिए दो दो जोड़ी सूट और ये स्वेटर। भैया इसकी क्या जरूरत थी, कितनी ठंड पड़ रही है और आप हर दिन ऐसे टिटूते हुए जाते हैं काम पर। हर बार हम दोनों बहनों के बारे में सोचते हैं, अपने तन पर एक जोड़ी स्वेटर भी नहीं खरीदते। आप नहीं जानते भैया, आप दोनों जब कांपते हुए काम पर जाते हैं ना तो हमें बहुत दुख होता है। कहते कहते सुमन रो देती है। अरे पगली रोती क्यों है? तुझे पता है तुम दोनों हमारे जिगर का टुकड़ा हो। हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, इसलिए तुम्हारे गरीब भाई खुद ही दुख उठाते हैं। तभी डबडबाई आंखों से राधा कहती है, भैया फिर कभी खुद को गरीब ना कहना, सच कहती हूँ ये हमारी तकदीर है जो आप दोनों हमारे वीर हैं। आप दोनों की परछाई में हमने हमेशा माँ को देखा है। आज भी याद है हमें, मुझे और सुमन दीदी को पेट भर खिलाने के लिए आप दोनों कैसे भूखे रह जाते थे, हमें पढ़ाया लिखाया। भैया अब आप दोनों शादी कर लीजिए। नहीं सुमन, जब तक तुम दोनों का घर नहीं बस जाता तब तक हम भाई शादी नहीं करेंगे। तभी दारू के नशे में धुत रमेश घर में घुसा। ए विनोद, चल मुझे पैसे दे, मुझे दारू पीना है। शर्म नहीं आती आपको? आपकी इसी दारू की आदत की वजह से हमारी माँ दुनिया से चली गई और हम बिन माँ के हो गए। चले जाओ यहाँ से। ऐसे ही दिन बीतते गए और दोनों भाई राधा और सुमन के लिए रिश्ते देखने लगे। फिर एक दिन बड़ी सी गाड़ी उन बिन माँ के गरीब भाई बहन के द्वार पर आई। आइए वसुंधरा जी, मुझ गरीब भाई की कुटिया में आपका स्वागत है। इंदर, जाकर राधा और सुमन को ले आ। वसुंधरा दोनों की सादगी देखकर उन्हें पसंद कर लेती है। विनोद, मुझे तुम्हारी बहनें पसंद है, तुम बस शादी की तैयारी करो, मैं जल्दी अपने बेटों की बारात लेकर आऊंगी। माँ जी, मेरी आपसे एक विनती है। आप तो जानती हैं हम दोनों बिन माँ की बेटियां हैं। हमारे भाइयों ने बड़ा दुख उठाकर हमें पाला है। हमारे भाई दहेज नहीं दे पाएंगे। ये सुनकर दोनों भाइयों की आंख से आंसू छलक जाता है। बेटी, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, चलती हूँ। ऐसे ही दिन बीतते हैं। इधर शादी का दिन पास आया है तो वहीं ठंड कई गुना बढ़ जाती है। भैया आज आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। हाँ भैया, लगता है आपको ठंड लग गई है, आज आप आराम कीजिए। नहीं इंदर, अभी बहनों की विदाई के लिए पैसे जोड़ने हैं, मैं घर पर नहीं बैठ सकता। ये कहकर उतनी ठंड में भी विनोद काम पर चल देता है। अब वह दिन भर बोरी ढोते और फिर बचे वक्त में जूते साफ करते तो कभी मलबा ढोते। अब शादी की रस्म भी शुरू हो जाती है। राधा सुमन को हल्दी मेहंदी लगाने लगती है। भैया, कल इसी वक्त हमारे आंगन में बहनों की बारात आएगी। ये हम दोनों भाइयों का कितना बड़ा भाग्य है ना भैया, जो अपनी बहनों का कन्यादान हम करेंगे। हाँ इंदर। मगर दोनों को कहाँ पता था कि एक और दुख उन पर आन पड़ने को है। शादी के रखे पैसे को रमेश चुरा कर ले जाकर दारू पी जाता है और खूब सट्टा खेलता है, जिसके बाद दोनों चिंता में आ जाते हैं। भैया पैसे तो है ही नहीं। हे भगवान, कितनी मुश्किल से कर्ज उठाया था शादी के लिए, अब ऐन मौके पर कौन देगा ऐसे पैसे। अरे यार, आज राधा और सुमन की बारात है, हमारी बहनों की इज्जत चली जाएगी, कैसे करेंगे हम उनकी विदाई। माँ, तेरे दोनों बेटे हार गए माँ। दरवाजे पर खड़ा रामनाथ ये सुन लेता है और फौरन पैसे मंगवा कर उन्हें दे देता है। विनोद, इंदर, ये लो और इसे अपनी बहनों का कन्यादान करो। बहुत बहुत शुक्रिया काका, आज आपने हमारी बहनों की विदाई रुकने से बचा लिया। जिसके बाद दोनों उनका कन्यादान करते हैं और शादी बड़े धूमधाम से वसुंधरा के बेटों से होती है, जिसे कि पूरा गांव देखता है। और विदा होते हुए सुमन दिल से रोते हुए कहती है, भैया आपने हम दोनों के लिए माँ और पिता दोनों का फर्ज निभाया। जाते जाते इस बहन को एक खुशी और दे दो। बोल मेरी बहन। भैया अब बस अपना घर बसा लो, हम दोनों आपका घर बसते देखना चाहती हैं। थोड़े ही दिनों बाद दोनों भाई भी शादी कर लेते हैं और चारों बहन भाई अपने अपने जीवन में खुशी को पाते हैं। कहते हैं इस दुनिया में माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, मगर इंदर और विनोद जैसे भाई जिस भी गरीब बहन के भाग्य में हो तो माँ और पिता दोनों का रूप मिल जाता है। 5 अनाथ बेटियों की जालिम चाची के साथ होली। दिव्या, दृष्टि, रेखा, सुमन, गीता, 5 बहनें फूट फूट कर रो रही थी। तभी उनके चाचा रोते हुए घर पर आते हैं।
चाचा जी आप आ गए? कहाँ है हमारे माता पिता? चाचा जी आप जब क्यों हो बताओ ना। अब तुम्हारे माता पिता कभी नहीं आ पाएंगे। क्यों चाचा जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरी प्यारी बेटियों, आज से मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे माँ पिता भगवान को प्यारे हो गए हैं, अब वो भगवान के पास ही रहेंगे। नहीं ऐसा मत कहिए, बताइए हमारे माता पिता कहाँ हैं? उनके बिना हम कैसे रहेंगे? पांचों बेटियों की बातें सुनकर सर्वेश उन्हें गले से लगा लेता है, जिसके बाद वो रोते हुए अपने कमरे में आता है, जहाँ उसकी पत्नी निकिता उससे कहती है, कराए अपने भैया भाभी का अंतिम संस्कार? हाँ कराया। चलो ये तो ठीक है, लेकिन अब मुझे ये बताओ, इन 5 लड़कियों का क्या होगा? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? इनका क्या होगा मतलब? अरे ये अनाथ हो गई हैं। इस घर के अलावा इनके पास और कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है। वाह वाह, देखो तो सही, तुम्हारे भैया भाभी तो मर गए और हमारी छाती पर इन 5 लड़कियों को छोड़ गए। कौन करेगा इनका कन्यादान? मैं इनका चाचा हूँ, मैं करूँगा। तुम करोगे? तुमसे अपनी औलाद तो पाली नहीं जाती। तुम्हारा बेटा इतने दिनों से एक साइकिल की जिद कर रहा है, तुमसे एक साइकिल तो ली नहीं गई। इस घर और परिवार को चलाने के लिए मैं शहर जाकर नौकरी करूंगा। तुम हमारे बेटे और 5 लड़कियों का ध्यान रखना। ऐसा कहने के बाद सर्वेश अपना सामान पैक करता है। चाचा जी आप कहाँ जा रहे हैं? तुम 5 अपना ख्याल रखना, मैं शहर जा रहा हूँ काम के लिए। सर्वेश उनकी शादी के लिए पैसे जोड़ने शहर चला जाता है। इधर उसके जाते ही निकिता अनाथ बहनों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देती है। अब ये मेरा मुंह क्या देख रही हो? इस घर में तुम्हें फ्री फोकट की खाने को नहीं मिलेगी। चलो जल्दी जल्दी काम करो, घर में बहुत काम है। चाची जी आप हमें बता दीजिए कि क्या क्या काम करने हैं, हम सारे काम कर लेंगे। लेकिन हमारी ये 2 छोटी बहनें हैं, इनसे काम मत करवाइएगा। रोटी की कमाई हर किसी के लिए बराबर है, इसलिए तुम 5 को ही घर के काम करने पड़ेंगे। रेखा, सुमन, तुम जाओ और खाने की तैयारी करो। और इधर सुन गीता, तू घर की साफ सफाई कर। इसमें तेरी 2 छोटी बहन हैं, तेरी मदद करेंगी। मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ। निकिता ऐसा कहकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और इधर 5 अनाथ बहनें अपने माँ बाप के मरने का गम लिए घर के अंदर सारे काम करना शुरू कर देती हैं। सब्जी बनाते हुए रेखा का हाथ जल जाता है। दीदी मेरा हाथ जल गया। अरे भगवान ये क्या हो गया? चल तू इस पर कोलगेट लगा ले, थोड़ी सी ठंडक मिलेगी तुझे। सुमन रेखा के हाथ पर कोलगेट लगा देती है। जैसे ही निकिता ये देखती है, वो फौरन सुमन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। क्यों री? कोलगेट क्या तेरे माता पिता यहाँ रख कर जा रहे हैं, जो लाडो रानी प्यार प्यार में अपनी बहन के हाथ पर लगाई जा रही हैं? रेखा का हाथ जल गया था चाची, बस इसीलिए। आइंदा अगर मुझसे बिना पूछे कुछ काम किया तो जिन हाथों से काम करोगे उन हाथों को ही तोड़ दूंगी। ऐसा कहकर निकिता चली जाती है। जैसे तैसे करके दोनों बहनें खाना बनाती हैं। खाना खाने के समय उसका बेटा निखिल कहता है, माँ कैसा खाना बनाया है, कितना बकवास है। निकिता सारा खाना फेंक देती है। तुम नालायकों को तो खाना बनाना भी नहीं आता, जाओ दोबारा से सही से खाना बनाकर लाओ। इस तरह निकिता दोबारा से उन बेचारी अनाथ बहनों को खाना बनाने के लिए भेज देती है। दोबारा खाना थोड़ा सही बनता है, इसलिए दोनों माँ बेटे खाना खा जाते हैं और उन 5 के लिए कुछ नहीं बचाते। बहुत जोर से भूख लगी है दीदी, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। तुम यहीं रुको, मैं चाची जी से खाना लेकर आती हूँ। सुमन अपनी बहनों से ऐसा कहकर अपनी चाची से खाना मांगने जाती है, लेकिन उसकी चाची अपने बेटे के साथ अपने कमरे में सो रही होती है। चाची तो सो रही हैं, एक काम करती हूँ, खुद ही अपनी बहनों के लिए खाना ले जाती हूँ। सुमन ऐसा सोचकर रसोई में जाती है और खाना ढूंढने लगती है, लेकिन खाना तो खत्म हो चुका था। हे भगवान, आज तो हमारे लिए खाना भी नहीं छोड़ा चाची जी ने। सुमन मायूस होकर वापस अपनी बहनों के पास आ जाती है। कुछ नहीं था रसोई में, बस ये सूखी रोटियां थी, यही खाकर गुजारा कर लेते हैं, कल सुबह नाश्ता करेंगे। 5 बहनें वहीं सूखी रोटी खाकर सो जाती हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो निकिता घर के सारे काम उन्हीं से करवाने के साथ साथ बाहर के काम भी उन्हीं से करवाती है। इसी तरह अत्याचार करते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और होली आने वाली होती है।
होली आने वाली है और मेरे बड़े भाई उनकी पत्नी घर पर आएंगी। तुम पांचों की पांचों कान खोल कर सुन लो। घर में अच्छे से साफ सफाई करना, जरा भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। सुमन, रेखा, गीता, तुम तीनों बाजार जाकर सामान लेकर आओगी। निकिता होली के रंग और होली की डेकोरेशन के लिए सामान लाने तीनों बहनों को भेज देती है और यहाँ छोटी बहनों से घर के काम करवाती है। लेकिन बाहर से सामान लाते समय जब वो तीनों सड़क पार कर रही होती हैं, तो उनका ध्यान गाड़ियों पर नहीं होता, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। मेरे हाथ पर लग गई। चलो चलो, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी खरोच चाहिए, घर चलते हैं। तीनों बहनें चोट लगने के बाद भी घर आ जाती हैं, जहां उनका टूटा फूटा गंदा सामान देखकर निकिता बहुत गुस्से में आ जाती है। ये तुमने क्या किया? सारा सामान बर्बाद कर दिया। कहाँ लोटपोट होकर आ रही हो? चाची जी, हमारा एक्सीडेंट हो गया था, हमें चोट भी लगी है। मुझे बहाने देने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। चलो अब जाकर काम करो घर के। पांचों बहनें घर के कामों में ही लगी रहती हैं। 2 दिन में इतने के बाद होली आ जाती है। यहाँ होली वाले दिन घर पर बढ़िया बढ़िया पकवान भी आते हैं, जो निकिता अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ बैठकर खा रही होती है। साथ में उनका बेटा निखिल भी बढ़िया बढ़िया पकवान खाते हुए पांचों बहनों को चिढ़ाता है। देखो देखो, तुम्हें ये खाने को कभी नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे देखकर ही अपना मन भर लो। निखिल के ये कहने पर पांचों बहनें उसे देखती ही रह जाती हैं। कुछ देर बाद निखिल पिचकारियों से खेल रहा होता है, तो वो उन पांचों बहनों को दिखा दिखाकर उन्हें चिढ़ाता है, जिसके चलते वो पांचों अपनी चाची के पास जाती हैं। चाची चाची, हमें भी भूख लगी, हमें भी पकवान खाने हैं। चाची, हमारे माता पिता हमारे लिए हर साल होली पर पिचकारी और रंग लाकर दिया करते थे होली खेलने के लिए। आप हमें दे दो, हमें होली खेलनी है। हाँ चाची, हमारा होली खेलने का बहुत मन कर रहा है। अच्छा, तो तुम पांचों को होली खेलनी है? रुको, मैं तुम्हें होली खिलाती हूँ, आओ मेरे साथ। निकिता प्यार प्यार से उन्हें अपने साथ ले जाती और बाहर घर के आंगन में पेड़ से बांधकर उन्हें डंडे से मारना शुरू कर देती है। इसे कहते हैं लठ मार होली। आज तुम्हें इतना मारूंगी कि होली का भूत तुम्हारे सर से हमेशा के लिए उतर जाएगा। लाठी मारने के बाद वो उन पांचों बहनों के ऊपर कीचड़ और गोबर लाकर फेंकती है। गुलाब और रंग से होली खेलने की तुम्हारी औकात नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए कीचड़ और गोबर ही सही है। इस तरह का बर्ताव करने के बाद निकिता उन्हें खोल देती है। खत्म हो गई तुम्हारी होली। अब हाथ मुंह धोकर घर में बाकी के काम है, देख लो। ऐसा कहकर वो चली जाती है और पांचों बहनें रोती रह जाती हैं। कुछ ही देर बाद निकिता होली खेलने की वजह से भीग जाती है। वहीं उसका फोन भी स्विच ऑफ होने वाला होता है। वो घर में चार्जिंग पर अपना फोन लगाने आती है। उसी दौरान उसे बहुत तेज करंट लगता है। ये देख पांचों बहनें उसे बचाने के लिए उसका हाथ लकड़ी से मारकर बोर्ड से छुड़ा देती हैं। चाची जी, होश में आइए, आपको कुछ नहीं होगा। चाची जी, होश में आने की कोशिश कीजिए। तभी निकिता को होश आता है। ये सब देखने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। कुछ देर पहले ही मैंने तुम्हारे पर इतने अत्याचार किए और जब से तुम इस घर में रह रही हो तब से ही मैं तुम्हारे ऊपर अत्याचार करती आ रही हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। इसका शुक्रिया अदा मैं तुमसे कैसे करूं? निकिता पांचों बहनों से माफी मांगती है। उसी समय सर्वेश आ जाता है। 5 अनाथ बहनों के लिए वो नए कपड़े और होली के रंग लेकर आता है, लेकिन निकिता अपना सच छुपाना नहीं चाहती थी। वो सर्वेश को सब बता देती है कि किस किस तरह से उसने पांचों बहनों के ऊपर अत्याचार किया। मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बुरी औरत हो सकती हो। निकल जाओ इस घर से, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। नहीं नहीं चाचा जी, चाची जी को माफ कर दीजिए, हमने भी उन्हें माफ कर दिया है। पांचों बहनें एक ही बात कहती हैं, जिसे सुनकर सर्वेश भी निकिता को माफ कर देता है और उसे दूसरा मौका दे देता है। अब निकिता पांचों बहनों की अच्छे से देखरेख करती है, जिसके बाद वो पांचों अनाथ बहनें उस घर में खुशी खुशी रहने लगती।